वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 12 अल्टरनेटिव इंग्लिश बुक की एक प्रसिद्ध और इम्पोर्टेंट पोएम द सॉलिट्यूड ऑफ अलेक्जेंडर सेल्किक पढ़ेंगे। तो पोएम के पढ़ने से पहले हम एक बार पोएट के बारे में देख लेते हैं। तो पोएट का नाम है विलियम कॉपर। 1731 को उनका जन्म हुआ था और डेथ हुआ था 1800 में। विलियम कॉपर 18th सेंचुरी के एक प्रसिद्ध इंग्लिश पोएट थे। उनकी पोएम्स में नेचर, फेथ, मॉरलिटी, लोनलीनेस और ह्यूमन इमोशंस का बहुत गहरा वर्णन मिलता है। कॉपर अपनी जिंदगी में डिप्रेशन और मेंटल स्ट्रेस से भी गुजरे थे। इसी वजह से उनके पोएम्स में उदासी, तन्हाई और इमोशनल फीलिंग साफ दिखाई देती है। उन्होंने रिलीजियस और सेकुलर दोनों तरह की पोएम्स लिखी। उनकी फेमस लॉन्ग पोएम द टास्क नेचर और विलेज लाइफ की खूबसूरती को दर्शाती है। कॉपर स्लेवरी, गुलामी के भी सख्त विरोधी थे। द सॉलिट्यूड ऑफ अलेक्जेंडर सेल्कर्क उनकी सबसे फेमस शॉर्ट पोएम में से एक है। ये पोएम एक सच्ची घटना पर आधारित है। अलेक्जेंडर सेल्किक नाम के एक स्कॉटिश सेलर लगभग 4 साल तक एक सुनसान आइलैंड पर अकेले रहे थे। उसी घटना से प्रेरित होकर डेनियल डेफो ने अपना प्रसिद्ध नोवेल रॉबिन्सन क्रूसो भी लिखा था। तो इस पोएम का जो मेन थीम है वो है लोनलीनेस। पोएम हमें बताती है कि सिर्फ फ्रीडम, पावर या पूरी दुनिया का मालिक बन जाना इंसान को खुश नहीं बना सकता। असली खुशी इंसानों के साथ रहना, बात करना और रिश्ते बनाने में है। अलेक्जेंडर सेल्कर्क आइलैंड के इकलौते राजा है, लेकिन उनके पास बात करने के लिए भी कोई इंसान नहीं है। इसीलिए उनकी जिंदगी तन्हा और दुखद बन जाती है। ये पोएम विलियम कॉपर की अपनी लोनलीनेस और डिप्रेशन की फीलिंग्स को भी शो करती है। इस पोएम में यूज किए गए कुछ लिटरेरी डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन, सॉलिट्यूड, अकेलापन को एक इंसान की तरह पेश किया गया है। आइडनी, स्पीकर पूरे आइलैंड के राजा है, फिर भी वो बिल्कुल खुश नहीं है। कॉन्ट्रास्ट, एक तरफ पावर और फ्रीडम है, दूसरी तरफ लोनलीनेस और दुख। इसी कॉन्ट्रास्ट से पोएम का मैसेज और भी प्रभावशाली बन जाता है। इस पोएम का जो मॉरल है ये है कि इंसान एक सोशल बीइंग है। धन, संपत्ति, पावर, फ्रीडम से ज्यादा जरूरी अपनों का साथ है। अकेलापन धीरे धीरे इंसान को मानसिक रूप से कमजोर बना देता है। इसीलिए हमें अपने रिश्ते और सामाजिक जीवन की कदर करनी चाहिए। I am monarch of all I survey। मैं जितनी भी जगह को अपनी आंखों से देख सकता हूँ उस सब का राजा हूँ। तो पोएम की शुरुआत बहुत पावरफुल स्टेटमेंट से होती है। स्पीकर अलेक्जेंडर सेल्कर्क एक ऐसे आइलैंड पर अकेले रहते हैं जहाँ कोई और इंसान नहीं है, इसीलिए पूरा आइलैंड उनका है। लेकिन ये किंग होना सिर्फ नाम का है। आमतौर पर राजा के पास प्रजा, महल और लोग होते हैं, लेकिन यहाँ स्पीकर के पास सिर्फ जंगल, पहाड़ और समुंदर है। इस लाइन में पोएट आयरनी का यूज करते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि स्पीकर बहुत पावरफुल है, लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी और अकेले है। My right there is none to dispute। मेरी अधिकार को चैलेंज करने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। स्पीकर कहते हैं कि आइलैंड पर उनकी अथॉरिटी को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ उनके अलावा कोई इंसान ही नहीं है। लेकिन इस बात में भी दुख छुपा हुआ है। अगर कोई कंपटीशन या डिसएग्रीमेंट ही ना हो तो जीतने का भी कोई मजा नहीं होता। इस लाइन से पोएट दिखाते हैं कि सिर्फ पावर से इंसान खुश नहीं हो सकता। फ्रॉम द सेंटर ऑल राउंड द सी, आइलैंड के बीच से लेकर चारों तरफ समुंदर तक हर जगह मेरी है। स्पीकर पूरे आइलैंड का डिस्क्रिप्शन देते हैं। जहां तक उनकी नजर जाती है सब कुछ उनका है, लेकिन ये ओनरशिप उनके लिए खुशी का कारण नहीं बनती। इस लाइन से आइलैंड की वास्टनेस और उनकी लोनलीनेस दोनों का एहसास होता है।
आई एम लॉर्ड ऑफ द फाउल एंड द ब्रूट। मैं पक्षियों और जंगली जानवरों का भी मालिक हूँ। आइलैंड पर सिर्फ बर्ड्स और वाइल्ड एनिमल्स ही रहते हैं। स्पीकर यहाँ आयरनी के रूप में कहते हैं कि वो उनके भी रूलर है, लेकिन जानवर उनकी बात नहीं समझते और ना ही उन्हें किसी राजा की जरूरत है। इसीलिए उनका लॉर्ड होना बिल्कुल बेकार लगता है। इस लाइन से ह्यूमन कंपनी की इम्पोर्टेंस समझ आती है। ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स। यहाँ पोएट सॉलिट्यूड मीन्स अकेलेपन से बात करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी वो सुंदरता और सुकून कहाँ है। कई फिलोसोफर्स और सेंट्स कहते हैं कि सॉलिट्यूड यानी अकेलापन इंसान को शांति और ज्ञान देता है, लेकिन स्पीकर को इस अकेलेपन में सिर्फ दर्द और उदासी मिलती है। इसीलिए वो सॉलिट्यूड से ही सवाल करते हैं। That sages have seen in thy face। जो ज्ञानी और ऋषि मुनि तुम्हारे अंदर देखते हैं और मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा। स्पीकर हैरान है कि जो चीज दूसरे लोगों के लिए ब्लेसिंग है वही उनके लिए पनिशमेंट बन गई है। इस लाइन में उनकी कंफ्यूजन और इमोशनल पेन साफ नजर आती है। बेटर ड्वेल इन द मिड्स ऑफ अलार्म्स। डर, परेशानी और मुश्किलों के बीच रहना भी ज्यादा अच्छा है। स्पीकर कहते हैं कि अगर इंसान सोसाइटी के साथ हो तो प्रॉब्लम्स भी आसान लगती है। चाहे लाइफ में डेंजर हो, लेकिन लोगों के साथ रहना अकेलेपन से कहीं बेहतर है। देन रेन इन दिस हॉरिबल प्लेस। इस डरावनी और सुनसान जगह का राजा बनने से। ये स्टेंजर का कंक्लूजन है। स्पीकर कहते हैं कि बिना लोगों की पूरी दुनिया भी मिल जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इंसान की असली खुशी पावर में नहीं बल्कि रिलेशनशिप में होती है। नेक्स्ट लाइन। आई एम आउट ऑफ ह्यूमैनिटीज रीच। मैं पूरी तरह इंसानों की दुनिया से दूर हो चुका हूँ। स्पीकर को लगता है जैसे उनका कनेक्शन पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन से टूट गया है। ना कोई उनकी मदद कर सकता है और ना ही कोई उनसे मिलने आ सकता है। ये लाइन उनकी आइसोलेशन को और गहरा बनाती है। आई मस्ट फिनिश माई जर्नी अलोन। मुझे अपनी जिंदगी का सफर अकेले ही पूरा करना पड़ेगा। स्पीकर को लगता है कि शायद वो कभी रेस्क्यू नहीं होंगे, इसीलिए उन्हें अपनी पूरी लाइफ इसी आइलैंड पर अकेले गुजारना पड़ेगा। ये लाइन होपलेसनेस और डेस्पेयर को दिखाती है। नेवर हियर द स्वीट म्यूजिक ऑफ स्पीच। मैं कभी किसी इंसान की प्यारी बातें या आवाज नहीं सुन पाऊंगा। पोएट ने ह्यूमन वॉइस को स्वीट म्यूजिक कहा है। इससे पता चलता है कि नॉर्मल कन्वर्सेशन भी कितनी वैल्यूएबल होती है। जब वो अवेलेबल नहीं होती तब उसकी असली इम्पोर्टेंस समझ आती है। दे आर गॉन एंड आई एम अलोन। सब लोग चले गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। ये लाइन बहुत इमोशनल है। स्पीकर सिर्फ फिजिकली ही नहीं मेंटली भी बहुत लोनली फील करते हैं। इसमें उनके दुख का सबसे सीधा एक्सप्रेशन मिलता है। द बीज दैट रोम ओवर द प्लेन। जो जंगली जानवर मैदान में घूमते रहते हैं। अब स्पीकर अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। आइलैंड पर उनको सिर्फ एनिमल्स ही दिखाई देते हैं। माई फॉर्म वॉज इंडिफरेंसी। वो मुझे बिना किसी खास रिएक्शन के देखते हैं। एनिमल्स को स्पीकर के होने या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे स्पीकर को और ज्यादा एहसास होता है कि वो कितने अकेले हैं। दे आर सो अनएक्विंटेड विथ मैन। उन्होंने कभी इंसान को नहीं देखा है। आइलैंड इतना आइसोलेटेड है कि एनिमल्स ने ह्यूमन से कभी सामना ही नहीं हुआ। इसीलिए उनके लिए स्पीकर कोई अनयूजुअल चीज नहीं लगती। देयर टेमनेस इज शॉकिंग टू मी। उनका बिना डरे मेरे आसपास आ जाना मुझे बहुत हैरान करता है। नॉर्मली वाइल्ड एनिमल्स ह्यूमन से डरते हैं, लेकिन यहाँ एनिमल्स बिल्कुल शांत है। ये आइलैंड की आइसोलेशन और सिविलाइजेशन से दूरी को और स्ट्रांगली दिखाता है। सोसाइटी, फ्रेंडशिप एंड लव। समाज, दोस्ती और प्यार। इस लाइन में स्पीकर उन 3 चीजों को याद करते हैं जो इंसान की जिंदगी को मीनिंगफुल बनाती है।
इंसान एक सोशल बीइंग है, वो अकेले रहकर पूरी तरह खुश नहीं रह सकता। सोसाइटी ह्यूमन बिलोंगिंगनेस देती है, फ्रेंडशिप इमोशनल सपोर्ट देती है और लव जिंदगी में वार्मथ और हैप्पीनेस लाता है। डिवाइनली बेस्टोड अपॉन मैन, ये सब भगवान द्वारा इंसान को दिए गए अनमोल वरदान है। स्पीकर कहते हैं कि रिलेशनशिप सिर्फ नॉर्मल चीजें नहीं है, बल्कि ये डिवाइन गिफ्ट्स है। जब इंसान इन चीजों से दूर हो जाता है, तब उसे समझ आता है कि ये कितनी कीमती है। आइलैंड पर रहकर स्पीकर को सोसाइटी और ह्यूमन कनेक्शंस की असली वैल्यू समझ आती है। ओ हैड आई द विंग्स ऑफ अ डव, काश मेरे पास कबूतर के पंख होते। स्पीकर अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर एक्सप्रेस करते हैं कि काश वो उड़कर अपने लोगों के पास जा सकते। डव मीन्स कबूतर, यहाँ फ्रीडम, पीस और होम कमिंग का सिंबल है। वो फिजिकल डिस्टेंस को तुरंत पार करना चाहते हैं। हाउ सून वुड आई टेस्ट यू अगेन, मैं कितनी जल्दी तुम सबका दोबारा अनुभव कर पाता। यहाँ टेस्ट का मतलब खाना नहीं बल्कि एक्सपीरियंस करना है। स्पीकर सोसाइटी, फ्रेंडशिप और लव की खुशी को फिर से महसूस करना चाहते हैं। ये लाइन उनकी इमोशनल लॉन्गिंग को दिखाती है। माई सोरोज आई देन माइट assuage, तब मैंने अपने दुखों को कम कर सकता हूँ। स्पीकर मानते हैं कि अगर वो अपने लोगों के बीच होते तो उनका लोनलीनेस और सैडनेस कम हो जाता। ह्यूमन कंपेनियनशिप इमोशनल हीलिंग का काम करती है। इन द वेज ऑफ रिलीजन एंड ट्रूथ, धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलकर स्पीकर के लिए सोसाइटी सिर्फ एंटरटेनमेंट या कंपनी नहीं है, वहाँ रहकर वो स्पिरिचुअल नॉलेज भी पा सकते थे। रिलीजन उन्हें इनर पीस और मॉरल गाइडेंस देती। माइट लर्न फ्रॉम द विजडम ऑफ एज, और स्पीकर बोलते हैं कि मैं बुजुर्गों के अनुभव और ज्ञान से बहुत कुछ सीख सकता था। बुजुर्ग लोग अपने जीवन का अनुभव लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं, तो स्पीकर को अफसोस होता है कि अगर वो सोसाइटी में लोगों के साथ रहते तो उन्हें भी उस विजडम से वंचित नहीं होना पड़ता। एंड बी चीयर्ड बाय द सलीज ऑफ यूथ, और यूथ मीन्स यंग लोगों की खुशी, एनर्जी और उत्साह से वो भी खुश हो सकते थे। युवाओं की हंसी मजाक और एंथुसियाज्म लाइफ में पॉजिटिविटी लाती है। स्पीकर को लगता है कि सोसाइटी का हर एज ग्रुप की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। ये विंग्स दैट हैव मेड मी योर स्पोर्ट, द पोएट विंग से बात करते हुए बोलते हैं कि ये विंग्स, तुमने मुझे अपना खिलौना बना दिया है। स्पीकर विंड्स को एड्रेस करते हैं और स्टॉर्म्स और विंड ने उनकी लाइफ को बहुत डिफिकल्ट बना दिया है। ये नेचर के सामने ह्यूमन हेल्पलेस को भी दिखाती है। कॉन्वे टू दिस डेजोलेट शोर, इस सुनसान किनारे तक लेकर आओ। स्पीकर हवा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके लिए कोई मैसेज लेकर आए। वो किसी भी कनेक्शन के लिए तरस रहे हैं। सम कॉर्डियल एंडियरिंग रिपोर्ट, कोई प्यारी और दिल को खुश करने वाली खबर। उन्हें अपने फ्रेंड्स और होमलैंड की न्यूज सुनने की बहुत इच्छा है। एक छोटी सी पॉजिटिव खबर भी उनके लिए बहुत बड़ी खुशी होगी। ऑफ ए लैंड आई शैल विजिट नो मोर, उस देश की जहां शायद मैं कभी वापस नहीं जा पाऊंगा। इस लाइन में सैडनेस और होपलेसनेस है। स्पीकर को लगता है कि वो कभी अपने देश नहीं जा पाएंगे और अभी ये सिर्फ एक मेमोरी ही बन जाएगी। माई फ्रेंड्स डू दे नाउ एंड देन सेंड, क्या मेरे दोस्त कभी कभी ए विश और ए थॉट आफ्टर मी, मेरे बारे में सोचते या मुझे याद करते हैं। तो स्पीकर जानना चाहते हैं कि क्या वो अब भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। फिजिकल डिस्टेंस के बावजूद इमोशनल कनेक्शन की डिजायर यहाँ दिखाई देती है।
और वो सोचते हैं या चाहते हैं कि उनके दोस्त उन्हें अभी याद रखें या वो पूरी तरह से उनको भूल चुके होंगे। ओ टेल मी आई येट हैव ए फ्रेंड, मुझे बताओ कि मेरा अभी भी कोई दोस्त है। उनकी सबसे बड़ी नीड फ्रेंडशिप है। वो सिर्फ ये एश्योरेंस चाहते हैं कि दुनिया में कोई है जो उन्हें भी याद करता होगा। दो ए फ्रेंड आई एम नेवर टू सी, चाहे मैं उस दोस्त से कभी मिल ना पाऊं। स्पीकर रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं और जानते हैं कि मिलना मुश्किल है, फिर भी याद की वैल्यू उनके लिए बहुत ज्यादा है। हाउ फ्लीट इज ए ग्लांस ऑफ द माइंड, मन या दिमाग की एक सोच कितनी तेज होती है। यहाँ पोएट ह्यूमन इमेजिनेशन की पावर को डिस्क्राइब करते हैं। इंसान का माइंड बहुत पावरफुल होता है, वो एक पल में उन जगह तक पहुंच जा सकता है जहां फिजिकली जाना पॉसिबल नहीं होता। स्पीकर आइलैंड पर बंद है, लेकिन अपनी मेमोरीज और इमेजिनेशन के थ्रू वो अपने होमलैंड को महसूस कर सकते हैं। कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ इट्स फ्लाइट, तो उनकी जो माइंड की इमेजिनेशन की उड़ान की स्पीड के सामने मतलब स्पीकर इमेजिनेशन को एक बर्ड के फ्लाइट के साथ कंपेयर करते हैं। ह्यूमन्स थॉट किसी भी फिजिकल मूवमेंट से ज्यादा फास्ट होती है। ये लाइन माइंड की फ्रीडम को शो करती है। द टेम्पेस्ट इटसेल्फ लैग्स बिहाइंड, तूफान भी इसकी स्पीड के सामने धीमा लगता है। टेम्पेस्ट का मतलब है वायलेंट स्टॉर्म या भयंकर तूफान। स्पीकर कहना चाहते हैं कि नेचर की सबसे पावरफुल फोर्स भी ह्यूमन इमेजिनेशन के सामने स्लो है। इंसान का माइंड किसी भी फिजिकल लिमिटेशन से फ्री होता है। एंड द स्विफ्ट विंग्ड एरोज ऑफ लाइट, और रोशनी की तेज रफ्तार भी उसके सामने कम लगती है। लाइट को दुनिया की सबसे फास्ट चीजों में इसे एक माना जाता है और इमेजिनेशन की स्पीड को लाइट के एरोज से भी ज्यादा पावरफुल बताते हैं। उन्हें माइंड की अनलिमिटेड पावर का पता चलता है। When I think of my own native land, जब मैं अपने जन्मभूमि के बारे में सोचता हूँ, स्पीकर अपने देश और अपने पुराने जीवन को याद करते हैं। नेटिव लैंड उनके लिए सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि उनकी आइडेंटिटी, मेमोरीज और रिलेशनशिप का एक सेंटर है। इन ए मोमेंट आई सीम टू बी देयर, एक पल के अंदर मुझे लगता है जैसे मैं वही पहुंच गया हूँ। मेमोरी इतनी पावरफुल होती है कि स्पीकर को टेम्पररी फीलिंग होती है कि वो फिजिकली अपने घर वापस आ गए हैं। इमेजिनेशन उनके लोनलीनेस को कुछ देर के लिए कम कर देती है। बट अलास रिकलेक्शन एट हैंड, लेकिन अफसोस, जैसे ही हकीकत याद आती है तो एलास सैडनेस को एक्सप्रेस करता है। पॉइंट खुशी के एक पल से वापस रियलिटी में आ जाते हैं। उन्हें याद आता है कि वो अभी भी अकेले आइलैंड पर है। सून हरीज मी बैक टू डेस्पेयर, और तुरंत मुझे फिर से निराशा में ले जाती है। पॉइंट मेमोराइज पहले खुशी देती है, नहीं पॉइंट पास्ट मेमोरीज पहले खुशी देती है लेकिन बाद में और ज्यादा दुख देती है क्योंकि वो वापस नहीं आ सकती। ये लाइन स्पीकर के इमोशनल स्ट्रगल को शो करती है। बट द सी फॉल इज गॉन टू हर नेस्ट, लेकिन समुद्री पक्षी अपने घोंसले में लौट चुके हैं। दिन खत्म हो रहा है और नेचर के सभी क्रिएचर्स अपने अपने रेस्टिंग प्लेसेस पर चले जाते हैं। बट नेचर के पीसफुल साइड को दिखाते हैं। द बीस्ट इज लेड डाउन इन हिज लेयर, जंगली जानवर भी अपनी मन में आराम करने चले गए हैं। हर लिविंग क्रिएचर को रेस्ट और शेल्टर मिलता है। एनिमल्स भी अपने नेचुरल रूटीन फॉलो करते हैं। स्पीकर ऑब्जर्व करते हैं कि नेचर में एक ऑर्डर और बैलेंस है। इवन हियर इज ए सीजन ऑफ रेस्ट, इस सुनसान जगह पर भी आराम का समय आता है। चाहे आइलैंड कितना ही लोनली हो, फिर भी नेचर अपना साइकिल फॉलो करता है। दिन के बाद रात आती है और हर जीव को रेस्ट मिलता है। एंड आई टू माई कैबिन रिपेयर, और मैं भी अपनी कैबिन छोटी झोपड़ी में वापस चला जाता हूँ। स्पीकर भी अपने डेली रूटीन का एक हिस्सा फॉलो करते हैं। वो अपने छोटे से शेल्टर में लौट जाते हैं।
इसमें उनकी लोनलीनेस के साथ साथ एक्सेप्टेंस भी दिखाई देती है। देयर इज मर्सी इन एवरी प्लेस, हर जगह भगवान की दया मौजूद है। पोएम के एंड में स्पीकर का एटीट्यूड बदल जाता है। शुरुआत में वो सिर्फ अपने दुख और लोनलीनेस को दिखाते हैं, लेकिन अब वो लाइफ में डिवाइन मर्सी को महसूस करते हैं। एंड मर्सी एनकरेजिंग थॉट, भगवान की दया का विचार ही हिम्मत देने वाला है। फेथ स्पीकर को इमोशनल स्ट्रेंथ देता है। जब ह्यूमन कंपनी नहीं है, तब स्पिरिचुअल बिलीफ उनका सहारा बन जाती है। गिव्स इवन एफ्लिक्शन ए ग्रेस, और ये दया दुख और तकलीफ को भी एक अर्थ और सुंदरता दे देती है। पॉइट कहते हैं कि सफरिंग भी अगर फेथ के साथ देखी जाए तो वो इंसान को स्ट्रांग बना सकती है। डिफिकल्ट सिचुएशन से भी लर्निंग और ग्रोथ हो सकती है। एंड रिकॉन्साइल्स मैन टू हिज लॉट, और इंसान को अपनी परिस्थिति और किस्मत को स्वीकार करना सिखा देती है। पोएम का फाइनल मैसेज यही है कि इंसान हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपना एटीट्यूड कंट्रोल कर सकता है। फेथ और एक्सेप्टेंस के थ्रू वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ जीना सीख सकता है। तो विलियम कॉपर की ये पोएम सिर्फ एक आदमी के अकेलेपन की कहानी नहीं है, बल्कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करती है। स्पीकर के पास पूरा आइलैंड है, लेकिन फिर भी वो दुखी है। पोएम बताती है कि पावर, वेल्थ और फ्रीडम बिना कंपेनियनशिप के अधूरी है। सोसाइटी, फ्रेंडशिप और लव को पोएट इंसान के सबसे बड़े ट्रेजर्स के रूप में प्रेजेंट करते हैं। रिलीजन और फेथ स्पीकर को फाइनल होप देती है। पोएम का एंडिंग पेसिमिस्टिक नहीं है, ये एक्सेप्टेंस और स्पिरिचुअल कंफर्ट का मैसेज देती है। इस पोएम के कुछ मेन थीम्स जो हमें दिखाई देते हैं वो है लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, अकेलापन इंसान के लिए कितना पेनफुल हो सकता है। वैल्यू ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, रिलेशनशिप्स लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है। पावर ऑफ मेमोरी एंड इमेजिनेशन, मन फिजिकल डिस्टेंस को पार कर सकता है। फेथ एंड एक्सेप्टेंस, भगवान पर विश्वास दुख को सहने की स्ट्रेंथ देती है। तो ये पोएम प्रेजेंट करती है एक कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मटेरियल पोजीशन एंड इमोशनल हैप्पीनेस। तो स्पीकर एक आइलैंड ओन करते हैं, पूरे आइलैंड के वही सिर्फ मालिक होते हैं, पर फिर भी वो ह्यूमन कंपेनियनशिप को ज्यादा वैल्यूएबल समझते हैं, ना कि एक रूलर जो कि एक लोनली किंगडम में रहता है। तो इसी के साथ ये पोएम यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं।